वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकररूपिण हिमाश्रिता वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। आप सभी को मेरा नमस्कार एंड हार्दिक स्वागत। आज हम करियर मार्गदर्शन और प्रेरणा, करियर काउंसलिंग और मोटिवेशन के अंदर संघर्ष से जीत, विक्ट्री थ्रू स्ट्रगल, एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक, उनकी लाइफ का क्या संघर्ष रहा है उस पर आज प्रकाश डालेंगे। जीवन में सफलता पाने के लिए निरंतर परिश्रम, मेहनत की आवश्यकता होती है। कोई काम हमने प्रारंभ किया और मेहनत कर रहे हैं लगातार, पर यदि सफलता नहीं मिल रही है तो व्यक्ति टूट सा जाता है और उस काम को छोड़ देता है। परंतु यदि निरंतरता काम में बनी रहे, इस विश्वास के साथ कि एक दिन मैं अवश्य सफल हो जाऊंगा, तो सचमुच एक ऐसा दिन आ जाता है जबकि व्यक्ति सफल हो जाता है। मैं आज महान गणितज्ञ और वैज्ञानिक आर्किमिडीज का एक जीवन संघर्ष आपके सम्मुख रख रहा हूं। आर्किमिडीज को फादर ऑफ मैथमेटिक्स कहा जाता है। गणित के पिता आर्किमिडीज कहे जाते हैं। उन्होंने गणित विषय में बहुत काम किया। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका आयतन, पाई का मान आदि बहुत कुछ गणित के क्षेत्र में किया, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में किया, और आज वैज्ञानिक जगत में उनका बहुत बड़ा नाम है। एक बार की बात है, ये आप जानते हैं कि आर्किमिडीज यूनान के थे। जिस देश को हम यूनान कहते हैं, उस देश का नाम ग्रीस के नाम से भी जाना जाता है, यवन के नाम से भी जाना जाता है। यूरोपियन कंट्री है। तो उस देश में आर्किमिडीज पैदा हुए। जब बड़े हो गए, बहुत बड़ी ख्याति उनको अपने गणित और विज्ञान के प्रयोगों द्वारा मिलने लग गई। तो एक बार की बात है, वहाँ के जो राजा थे वो अपने दरबार में बैठे हुए थे। दरबार सजा हुआ था। तो वो ऐसे वार्तालाप कर रहे थे अपने दरबारियों से, और बड़े गर्व से कह रहे थे कि मेरा जो ये मुकुट है ना, ये शुद्ध सोने का बना है। दरबारियों, ये मेरा जो मुकुट है ना, ये शुद्ध सोने का है। बड़ा गर्व हो रहा था राजा को अपने मुकुट पर। चमचमाता हुआ मुकुट था। तो एक दरबारी बीच में बोल पड़ा कि महाराज, कैसे कह सकते हैं कि शुद्ध सोने का है? ऐसा भी तो हो सकता है कि एकदम शुद्ध सोना ना हो ये। पहले तो राजा ने प्रतिकार किया कि नहीं नहीं, शुद्ध सोने का है। पर फिर राजा ने कहा कि ऐसा करते हैं, आपकी जो ये भ्रांति है इसका समाधान करते हैं, जांच करवा लेते हैं कि मेरा ये मुकुट शुद्ध सोने का है या नहीं। तो फिर दरबारियों से प्रश्न किया, कौन जांच सकता है, कौन बता सकता है कि मेरा ये मुकुट शुद्ध सोने का बना हुआ है? तो दरबारियों ने कहा, साहब इस देश में तो एक महान गणितज्ञ
एक महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज रहते हैं। वो बता देंगे, बहुत बड़ी गणित, बहुत अधिक विज्ञान आती है उनको, क्योंकि प्रचार प्रसार बहुत हो गया था ना उनका। तो राजा ने कहा कि बुलाओ, आर्किमिडीज को दरबार में हाजिर किया जाए। राजा के कारिंदे गए, आर्किमिडीज को कहा कि आपको राजा ने बुलाया है। पहले तो सब पका गए, राजा ने मुझे क्यों बुलाया होगा। तो दरबारियों ने उनको चलने के लिए कहा। वो दरबारियों के साथ चल पड़े। मन ही मन उनको डर हो रहा था और सोच रहे थे वो कि ऐसी कोई गलती तो मुझसे नहीं हुई, मैंने कोई राजद्रोह तो नहीं किया, मुझे क्यों बुलाया गया होगा। तो जब राज दरबार में पहुंचे, वहां राजा ने उनको कहा कि आइए महान वैज्ञानिक, आइए, आपको एक छोटा सा काम मैं दे रहा हूं, इसको करना है। मेरा जो मुकुट है ना, इस पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है कि ये शुद्ध सोने का है या नहीं। आप जांचेंगे कि मेरा ये मुकुट शुद्ध सोने का बना है या नहीं, और कल शाम तक आपको ये बात बतानी है, ये बात सिद्ध करनी है कि मेरा ये मुकुट शुद्ध सोने का है या नहीं। यदि कल शाम तक आप सिद्ध नहीं कर पाए तो कल शाम को आपको फांसी दे दी जाएगी। इसलिए इस समय घर जाओ और विचार करके आओ कल कि मेरा ये मुकुट शुद्ध सोने का है या नहीं। आर्किमिडीज का मुंह लटक गया। राजा से प्रश्न करना तो बहुत मुश्किल, आप तो जानते ही हैं कि राजा से हर प्रश्न संभव नहीं था। उल्टे पांव घर की तरफ लौटे, मुंह लटकाए हुए। उनकी पत्नी उनका इंतजार कर रही थी। वो बोली कि क्या बात है, आपको राजा ने क्यों बुलाया है। तो आर्किमिडीज बोले, एक बहुत बड़ा संकट आ गया है। राजा का मुकुट शुद्ध सोने का है या नहीं, ये मुझे कल शाम तक सिद्ध करना है। मैंने तो शुद्ध सोना भी नहीं देखा है। पत्नी से पूछ रहे कि आपको तो जानकारी होगी ना शुद्ध सोने की, आप पहचान जाएंगी। पत्नी ने कहा, सोना तो बहुत देखा, परंतु ये शुद्ध है कि नहीं है ये मैंने भी नहीं जाना। तो उन्होंने कहा, आप कैसे होगा। बहुत व्यथित थे, बहुत दुखी थे, बहुत चिंतामग्न थे, बहुत चिंतित थे कि कैसे सिद्ध करूंगा, कौन से वो सिद्धांत होंगे जो ये सिद्ध कर सकें कि राजा का मुकुट शुद्ध सोने का है या नहीं। सारी किताबें पलटी, उनके पास पुस्तकों का बहुत बड़ा ढेर था। बहुत सी किताबें खोजी विज्ञान की, गणित की, कि कहाँ होगा ऐसा। कहीं नहीं मिला, कहीं किताब में इस चीज का वर्णन नहीं मिला कि शुद्ध सोने की जानकारी हमको कैसे होगी। रात भर लगे रहे, सोचते रहे कि क्या होगा, कैसा वो सिद्धांत मिलेगा। फिर बुक्स पलटने लग गए, कुछ नहीं मिला। सुबह तक उनको कुछ नहीं मिला, पूरी रात सोए नहीं। परिवार उनका परेशान, पत्नी बहुत दुखी कि अब हमारा क्या होगा। राजा ने कहा है कि हैंग कर दे जाओगे, यदि नहीं सिद्ध कर पाओगे तो फांसी पर लटका दे जाओगे। तो बहुत डरे हुए भी थे, उनकी पत्नी बहुत डरी हुई थी कि अब क्या होगा इनका। आप जानते हैं कि गैलीलियो ने
पृथ्वी के घूर्णन के बारे में बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। और उस समय ये मान्यता थी कि पृथ्वी स्थिर है, सूर्य चक्कर लगाता है पृथ्वी के, क्योंकि पृथ्वी तो बहुत पवित्र है, ये कैसे किसी का चक्कर लगाएगी, सूर्य इसका चक्कर लगाता है। गैलीलियो ने कहा नहीं, उन्होंने लिखित में दिया वो सिद्धांत। उन्होंने कहा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो उस समय ये सही बात बहुत नागवार गुजरी वहाँ के लोगों को, और उन्होंने उस समय के जो चर्च थे वहाँ से उनको संदेश सुनाया गया, फैसला सुनाया गया कि गैलीलियो आजीवन कारावास की सजा भोगेंगे, क्योंकि उन्होंने महापाप किया है। और जैसे कि अब आप जानते हैं कि सत्य तो यही है जो गैलीलियो ने कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। बाद में तब उनको नजरबंद कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने फिर माफी मांगी थी। क्या करें, किसको समझाएं? जब कोई समझने वाला हो तभी तो। समझने वाला कोई नहीं था उस समय, परंतु उनको अपने घर में नजरबंद कर दिया गया। कुछ समय पश्चात गैलीलियो की मृत्यु हो गई। उसके बाद जब और खोजें हुई और सत्य सामने आया कि गैलीलियो वॉज राइट, गैलीलियो जो कह रहे थे वो सत्य बात थी, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो बाद में उस चर्च को बड़ा दुख हुआ इस चीज़ के कि हमने इतने बड़े वैज्ञानिक को ऐसे ही खो दिया। तो ऐसी स्थिति अब आर्किमिडीज के सामने आ गई थी। सुबह हो गई, आर्किमिडीज परेशान, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मन में अब डर आने लग गया कि अब जब अभी तक पूरी रात मैं जगा रहा, सिद्धांत खोजता रहा, जब मुझे कुछ नहीं मिला, तो अब तो चंद समय रह गया है, अब क्या मिलने वाला है। फिर भी सोचते रहे, उधेड़ बुन में लगे रहे, कुछ सिद्धांत हाथ नहीं लगा। अब आर्किमिडीज की एक आदत थी, वो दोपहर में स्नान करते थे। एक बड़ा टब था उनके घर में, उनकी पत्नी उसमें पानी भर देती थी, आर्किमिडीज उसी के अंदर बैठ जाते थे, वहीं उनका स्नान हो जाता था। तो पत्नी से कहा, इस धराधाम पर आज तो लगता है आखिरी दिन है, परंतु स्नान कर लेता हूं, इस टब में पानी भर लो। पत्नी का मूड भी अपसेट था, बहुत चिंतित तो थी, पति के बारे में बहुत चिंतित थी। अब उन्होंने वो टब भरा पानी का, तो जब दिमाग स्थिर नहीं होता है तो उन्होंने वो टब जो है पानी से लबालब भर दिया, अप टू द ब्रिम, बिल्कुल उसके मुंह तक पानी फुल भर दिया उस टब में। अब आर्किमिडीज नहाने गए टब के अंदर। जैसे ही वो टब के अंदर गए, क्या हुआ होगा आप जानते हैं, एक भरा बर्तन है और उसमें हम कोई चीज़ डालेंगे तो पानी निकलेगा बाहर, स्वाभाविक है, ये घटना तो सबने देखी है। तो ऐसे ही हुआ, क्योंकि वो टब लबालब भरा हुआ था, अप टू द ब्रिम, बिल्कुल उसके ऊपर तक। तो जैसे आर्किमिडीज उसके अंदर गए, पानी बाहर निकला। अब पानी जैसे ही बाहर निकला, वैसे तो ये घटनाएं पहले भी होती रही होंगी, पर आर्किमिडीज का ध्यान वहां नहीं गया। पहले उनकी समझ में एकदम बात आ गई, वो टब के अंदर से कूदे बाहर ऐसी गीले कपड़ों में और चिल्ला चिल्ला के यूरेका, यूरेका यूनानी भाषा में यूरेका कहते हैं, मिल गया, मिल गया। भागे वो बाजार की तरफ चिल्लाते चिल्लाते,
मिल गया, मिल गया। पत्नी को लगा कि अपसेट हो गए हैं डर से, क्या मिल गया। वो आगे आगे आर्किमिडीज और पीछे पीछे पत्नी वो बाजार में चली गई, क्योंकि वो बात पूरे मार्केट में आग की तरह फैल गई थी कि आर्किमिडीज को राजा ने आज शाम फांसी पर राजा उनको चढ़ा देंगे यदि वो ये सिद्ध न कर पाए कि राजा का मुकुट शुद्ध सोने का है या नहीं। अब आर्किमिडीज को सोने के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए आज शाम ऐसा होने वाला है। तो जब वो मार्केट भागे यूरेका यूरेका कह करके चिल्लाते हुए, यूरेका मतलब मिल गया मिल गया चिल्लाते हुए, तो लोगों ने उनको रोका। क्या मिल गया? अरे उन्हें कहा मिल गया जो चाह रहा था। पत्नी को लगा अति दुखी हैं, तनाव में हैं, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। हाथ पकड़ के घर ले आए कि इतना परेशान क्यों हो, इतना दुखी मत हो, मैं राजा के पास जाऊंगी, मैं अपना निवेदन करूंगी वहां कि ये आगे भी प्रयास करेंगे पता लगाने का, परंतु अभी इनको कुछ जानकारी नहीं है इस संबंध में। मैं राजा से अनुनय विनय करूंगी आपकी माफी के लिए। आर्किमिडीज ने कहा माफी क्या मांगनी है, मुझे वो सिद्धांत मिल गया है जिससे मैं ये सिद्ध कर सकता हूं कि राजा का मुकुट शुद्ध सोने का है या नहीं है। मिल गया सिद्धांत? हाँ। उन्होंने कहा चलते हैं। तो अपना तैयार हुए, समय शाम का दे रखा था, पहुंच गए उससे पहले ही वहां। दरबारियों ने कहा महाराज वैज्ञानिक आ गए हैं। राजा ने कहा बुलाइए। राजा ने आर्किमिडीज से प्रश्न किया क्या आपको वो सिद्धांत मिल गया जिससे आप सिद्ध कर सकें कि मेरा मुकुट शुद्ध सोने का है या नहीं? आर्किमिडीज ने कहा जी मैं सिद्ध कर सकता हूं। अच्छा, हाँ हाँ जहां पना मैं सिद्ध कर सकता हूं, परंतु इसके लिए मुझे कुछ चीजों की आवश्यकता है। राजा ने कहा बोलो बोलो क्या चाहिए, सब कुछ मिलेगा। राजा ने कहा खजाने में शुद्ध सोना है क्या? राजा ने कहा क्यों नहीं है, शुद्ध सोना है हमारे पास। तो उन्होंने कहा कि इसके वजन के बराबर, जो मुकुट आपने पहना है उसके ठीक वजन के बराबर शुद्ध सोना दे दीजिए। राजा ने दरबारी भेजे, शुद्ध सोना आ गया। राजा के मुकुट के वजन के बराबर शुद्ध सोना आ गया। अब आर्किमिडीज ने कहा कि जो सबसे बढ़िया जौहरी आंका है, जिसको गहने बनाने का खूब अनुभव है, उनको बुलाइए। जौहरी बुलाए गए और जौहरी से आर्किमिडीज ने कहा कि राजा का जो मुकुट है ना ये इस समय, ऐसा ही मुकुट इस शुद्ध सोने का बनाना है। इसके आयतन में जरा सा भी अंतर नहीं होना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जहाँ जहाँ इसकी मोटाई जैसी है राजा के मुकुट की, वैसा ही मुकुट बनना है, हूबहू बनना है, आयतन में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। तो राजा ने फिर जौहरी को कहा सुन लो निर्देश आर्किमिडीज के, ऐसा ही बनाना, यदि कोई त्रुटि हुई तो अब आपका नंबर है। आर्किमिडीज ने कहा सब हो जाएगा। जौहरी ने कहा कि ऐसा मुकुट मैं बना दूंगा। जौहरी ने अपनी पूरी मेहनत लगाई, राजा के मुकुट की तरह हूबहू शुद्ध सोने का मुकुट बना डाला। अब आर्किमिडीज के पास दो मुकुट हो गए, एक तो राजा का मुकुट और एक शुद्ध सोने का मुकुट। अब आर्किमिडीज ने कहा कि दो बर्तन ले आओ, दो बर्तनों में पानी फुल भर करके पानी ले आओ यहाँ पर। और जब दो बर्तन फुल पानी से भरे आ गए तो पहले राजा का मुकुट एक बर्तन में जो था जिसमें पानी भरा था
पूरा अप टू द ब्रिम, मतलब पूरा पानी भरा हुआ था, उसमें राजा का मुकुट बड़े आराम से डाला। क्या हुआ होगा, क्योंकि पानी से पूरा भरा हुआ है तो पानी छलका ऊपर से नीचे की तरफ निकला, उस पानी को इकट्ठा कर दिया गया। जितना पानी उस मुकुट ने हटाया उतने पानी को इकट्ठा किया गया। ठीक हो गया। अब दूसरे बर्तन में, वो भी फुल पानी से भरा हुआ था, उसमें उस शुद्ध सोने के मुकुट को बहुत आसानी से, बहुत धीरे धीरे, जेंटली रखा गया। तो स्वाभाविक है उससे भी क्या निकलना था, पानी बाहर आना था, उस पानी को भी इकट्ठा किया गया और उन दो मुकुटों के द्वारा हटाए गए पानी का भार नापा गया और वो दोनों मुकुटों द्वारा हटाए गए पानी का भार समान आया, बराबर आया और आर्किमिडीज ने सिद्ध कर दिया कि राजा का मुकुट शुद्ध सोने का बना है। तब उन्होंने आर्किमिडीज का सिद्धांत आया, आर्किमिडीज ने सिद्धांत दिया कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी आ जाती है। भार में यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है और ये भार में जो कमी आती है वो उत्प्लावन बल के कारण आती है। अब थ्रस्ट, पानी में क्या लगाता है, ऊपर की तरफ बल लगाता है ना। एक बॉल है, प्लास्टिक की कोई बॉल है, उसको पानी में जरा डुबोने का प्रयास करिए, आपको प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से तो हम धक्का दे रहे हैं, नीचे से कौन दे रहा है, उत्प्लावन बल, बायंसी फोर्स जिसे कहते हैं, बायंसी फोर्स। ठीक है। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत अस्तित्व में आया और उसके बाद प्लवन के नियम, लॉज ऑफ फ्लोटेशन, ठीक है, तैरने के नियम सामने आए। आर्किमिडीज ने वो नियम दिए। क्या नियम थे, क्या बात थी कि कोई वस्तु तैरती कब है, यदि जिस द्रव में हम वस्तु को डाल रहे हैं, यदि द्रव का घनत्व वस्तु के घनत्व से ज़्यादा है, द्रव का घनत्व ज़्यादा है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, द्रव का घनत्व ज़्यादा है और जिस वस्तु को हम उसमें डुबो रहे हैं उसका घनत्व कम है, तो वो तैरती है। जैसे लकड़ी है, जहाज है। बचपन में हमसे प्रश्न पूछा जाता था, कारण बताइए, लोहे का जहाज पानी पर तैरता है परंतु लोहे की कील पानी में डूब जाती है। प्रश्न ये आता था कि नदी में तैरना कठिन है पर समुद्र में तैरना आसान है। ये सब इसकी व्याख्या आर्किमिडीज ने जब सिद्धांत दिए उसकी बात हुई। ठीक है। तो कौन वस्तु तैरेगी, जब वस्तु का घनत्व जिस द्रव में वो है, जिस लिक्विड में है, यदि लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है, द्रव का घनत्व ज़्यादा है, वस्तु का घनत्व कम है, जिसको हम तैराना चाहते हैं या पानी में रखना चाहते हैं, यदि उसका घनत्व कम है, पानी का घनत्व ज़्यादा है, तो वस्तु तैरती है। ठीक। दूसरी बात है कि यदि वस्तु का घनत्व और द्रव का घनत्व, लिक्विड का डेंसिटी बराबर है, वस्तु का घनत्व जो हम पानी में रख रहे हैं, वस्तु का घनत्व या किसी द्रव में, पानी बोलो या द्रव बोलो, वस्तु का घनत्व और द्रव का घनत्व यदि बराबर है तो वस्तु तैरती है। कैसे? डूब करके तैरती है, रहती वो सरफेस पे ही है पर पूरी डूबती हुई तैरती है। कई बार आपने नहाते समय अनुभव किया होगा कि जग पानी से फुल भर जाता है तो तैरता है अंदर, डूबता नहीं है। ऐसा भी अनुभव कभी कभी आपने देखा होगा ना। तो वैसी स्थिति में क्या हो जाता है कि दोनों के घनत्व तो आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। और तीसरी बात
तीसरी बात कि यदि द्रव का घनत्व कम है, वस्तु का घनत्व ज़्यादा है, मतलब लिक्विड का डेंसिटी कम है, जो ऑब्जेक्ट हम उसमें डाल रहे हैं उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो वो डूब जाती है। जैसे लोहे की कील को हमने पानी में डाला तो लोहे की कील डूब जाएगी, क्योंकि लोहे का घनत्व पानी के घनत्व से ज़्यादा है। तो जैसी कील को वहाँ डालेंगे वो डूब जाएगी। तो आर्किमिडीज ने इन सिद्धांतों के द्वारा सिद्ध कर दिया था कि राजा का मुकुट शुद्ध सोने का बना है। सारा खेल किसका था? डेंसिटी का खेल था, घनत्व का खेल था। तो अब आप देख रहे हैं आर्किमिडीज ने संघर्ष से कैसे जीत प्राप्त की। माइंड साइंस कहती है कि हमको कुछ कोसेंट का ध्यान रखना पड़ेगा। मैं ज़्यादा अधिक नहीं कह रहा हूं। एक तो SQ स्पिरिचुअल कोसेंट, और दूसरा एडवर्सिटी कोसेंट। स्पिरिचुअल कोसेंट का मतलब हुआ कि हमें कहीं ना कहीं आस्था हो, हम अपने ईश्वर पर आस्था करें। मंदिर पर आस्था हो सकती है, किसी और अपने अपने धार्मिक मान्यताओं पर आस्था हो सकती है, पर कहीं ना कहीं आस्तिक जरूर रही है। स्पिरिचुअल कोसेंट ऐसे व्यक्ति को तनाव भी कम होते हैं और सफलता भी वो ज़्यादा प्राप्त करता है, क्योंकि उसको मालूम है कि कोई है जो मुझे चलाने वाला है। मेरे हाथ में संघर्ष जरूर है, पर कोई शक्ति है जो मुझे विजय दिला सकती है। तो स्पिरिचुअल कोसेंट। दूसरा है एडवर्सिटी कोसेंट। यहां पर आर्किमिडीज का एडवर्सिटी कोसेंट कितना हाई था। विपत्ति के समय भी वो सोचते रहे, इतनी विपदा थी कि जान तक जाने का डर था, तब भी उनका दिमाग काम कर रहा था, उनका मस्तिष्क काम कर रहा था, उनका माइंड काम कर रहा था। तो ये है एडवर्सिटी कोसेंट। विपत्ति के समय में भी हम अपने मन मस्तिष्क पर कंट्रोल रखें। ठीक है। जो लोग अपना कंफर्ट जोन में रहते हैं, ये मेरा कंफर्ट जो जोन है, इससे बाहर मैं नहीं आ सकता, इससे बाहर आने मुझे बहुत कष्ट होगा। तो जो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ सकते वो कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। तो हमको अपनी आदत तो चेंज करनी होगी कि कंफर्ट जोन से हम बाहर आके भी काम कर सके, जैसे आर्किमिडीज के साथ हुआ। तो कितना बड़ा संघर्ष है। मेरा स्टूडेंट से भी कहना है, खूब मेहनत करने की आदत रखिए, लगातार कंटिन्यू अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए और उसके हिसाब से आप मेहनत करिए, अवश्य सफलता मिलेगी। क्योंकि जिन लोगों ने संघर्ष किया है उनको तो सफलता मिली है, तो हम और आपको क्यों नहीं मिलेगी। ठीक है। खूब तैयारी करिए, खूब मेहनत करिए। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो खटखटाने की हिम्मत रखते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो खटखटाने की हिम्मत रखते हैं। लगातार मेहनत चल रही है। ठीक है। महात्मा बुद्ध ने एक बात कही है, जीवन में प्रयास सदैव कीजिए, लक्ष्य मिले या अनुभव। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए, लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों अनमोल हैं। ठीक है। किसी लक्ष्य के प्रति हम चल रहे हैं, नहीं भी लक्ष्य मिला पर तो हमें अनुभव तो होगा ना, और अनुभव की तो बहुत कीमत है। बहुत कुछ अनुभव हमको हो जाता है। यदि हम किसी काम के पीछे चल रहे हैं, नहीं भी वो हो पाया, तो हम जान जाएंगे, इतना अनुभव हमारे पास आ जाएगा कि इन तरीकों से ये काम नहीं हो सकता। ठीक है। एक शेर के साथ अपनी
अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा एक शेर के साथ। 2 लाइन हैं। क्यों डरें कि जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। क्यों डरें कि जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। तो मेहनत से आदमी को कहीं भी नुकसान नहीं है, लाभ ही लाभ है। इसलिए खूब मेहनत कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।